नमस्कार। इस 2 डेज वर्कशॉप में उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन तथा अभी भारत सरकार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सलाहकार आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, एआईसीटी के वर्तमान के चेयरमैन प्रोफेसर सीताराम जी, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी सुनील कुमार बर्नवाल जी तथा जॉइंट सेक्रेटरी आर्मस्ट्रंग जी, यहाँ उपस्थित देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर सुधीर जैन जी, यूजीसी के वाइस चेयरमैन आदरणीय श्रीवास्तव जी और शिक्षा तथा स्किल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख अधिकारी आदरणीय कलसी जी तथा 64 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स। हमें बताया गया 35 राज्य तथा यूनियन टेरिटरी के आदरणीय एसपीडी, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा यूजीसी, एआईसीटी तथा अन्य साथी मित्रगण, मैं आप सभी को भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपने विशेष करके राज्य की वाइस चांसलर और अधिकारी ये 2 दिवसीय वर्कशॉप में, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और रिसर्च यूनिवर्सिटी की कैरेक्टर को विमर्श करने के लिए आप उपस्थित रहे। वैसे तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक प्रसंग था, रिसर्च यूनिवर्सिटी की चरित्र कैसे होगा ये इसका एक प्रसंग था, लेकिन हमें जैसे बताया गया एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी के नाते एनईपी को पर्कुलेट करने के लिए नीचे और नीचे ले जाने के लिए आपने प्रायोरिटी की 12 विषय पे एक्सपर्ट्स के उपस्थिति में आपने सामूहिक नीति बनाई, आपने आइडिया एक्सचेंज किया, आपने अनुभव को बताया, अन्यों को शेयर किया। मित्रों, इस प्रकार की जब वर्कशॉप होता है, हम सभी तो अपने अपने यूनिवर्सिटी में हम सभी की एक लंबा कैरियर है, अनुभव है, सब ने अपना अपना इनोवेशन किया है, लेकिन जब मिलके बैठते हैं, सत्संग होता है, आइडिया एक्सचेंज होता है, कई नया विषय के भी जानकारी आ जाती है। अभी मेरे को जैसे अवसर मिला 5 विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सुनने के लिए। 5 प्रकार के अनुभव अपने आप में प्रेरक था। हमें सौभाग्य नहीं मिला पूरा 2 दिन आपके साथ रह के ये 12 विषयों की जो निष्कर्ष निकला, जो अमृत निकला, उसकी लाभार्थी बनने के लिए। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये मंथन, ये चर्निंग, ये कॉन्फ्लुएंस निश्चित रूप में देश की उच्च शिक्षा में, विशेष करके राज्य यूनिवर्सिटियों की एक प्रमुख रोल है, उसमें ये अमूर्त थोड़ा निश्चित रूप में काम आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं 2-3 बात इस समावर्तन में, समापन में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो एक स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आया है, मेरे जो स्वभाव है उस स्वभाव के मुताबिक मैं उस स्टैटिस्टिक्स की थोड़ा आपकी सामने विषय को सार्वजनिक उल्लेख करना चाहता हूँ। जो पीएम
रूसा में पहले 10 यूनिवर्सिटियों को रूसा 2 में, ये दोनों रूसा 2 ही दिखाए जा रहे हैं, रूसा 1 में मिला के दोनों रूसा 2 में नहीं, रूसा 1 के हिसाब कहाँ गया? नहीं, 1 का हिसाब इसमें नहीं है, वो 1 में दिया ही नहीं था, इस प्रकार की बिग कंपोनेंट नहीं था। देखिए, मैं कॉलेज से अपेक्षा कम करता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी लीडरशिप से कुछ विषय का अपेक्षा रहना स्वाभाविक है। जिनको 100 करोड़ की एलोकेशन हुई थी, जिनको हुआ नहीं वो मैंने जो जिनको हुआ अभी उसको नहीं कह रहा हूं, जिनको हुआ है उनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस 50% के नीचे है। मैं यूनिवर्सिटी वाइज नहीं कहना चाहूँगा, आप सब अपने हिसाब, आपको मालूम है, ये 5 साल पहले की एलोकेशन है। और दूसरा, जिनको 50 करोड़ की कंपोनेंट मिला था, इससे 19 यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है सब, जिनके का गवर्नेंस सिस्टम है। इसमें 950 करोड़ से 352 करोड़ खर्चा हुआ है, यानी लगभग 70% खर्चा नहीं हुआ है या 60% खर्चा नहीं हुआ है। मित्रों, ये कोई एक अच्छी लक्षण नहीं है। कभी आप में से किसी ने मेरे को कहा, अभी मैं एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल से मिलके आ रहा हूं, उन्होंने कहा यूजीसी ने जो नया अभी रेगुलेशन प्रोपोजल में रखा है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें एक प्रोविजन है वाइस चांसलर कैसे होनी चाहिए। वाइस चांसलर इस बार थोड़ा एनईपी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ब्रॉड करवाया गया है। आप लोग तो बनोगे ही, इसमें कोई किसी को रिपीटेशन होगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आएगा, या आपकी कोई शिष्य आने वाले दिनों में वाइस चांसलर बन ही जाएंगे। इस बार थोड़ा अनुभव को लेते हुए भारत की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉडन किया गया है। अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों एक नहीं हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं। या बहुत आप में से मैं लगभग 15-20 मित्रों को जानता हूं जो अच्छे एकेडमिशियन भी हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर भी है। वाइस चांसलर लेवल पे इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये 2 फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके सामने में अप्राइजल के रूप में रखा, और जिनको 100 करोड़ रुपया मिल रहा है, मैं उनको बधाई देते हुए इसको सिर्फ याद दिला रहा हूं। हम सब दिल्ली में हैं, अब नया पार्लियामेंट भवन को दिखे होंगे। नया पार्लियामेंट भवन कोरोना की पीरियड में उनकी बनने की अवधि 2 साल था, 18 मंथ में वो पूरा हुआ। मैं अपेक्षा रखूंगा, ये कोई बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल बन, क्योंकि हम आने वाले दिनों में अपने यूनिवर्सिटी में से लाखों करोड़ रुपया एग्जीक्यूट करने वाले लीडरशिप को तैयार करने वाले हैं। अगर एक स्टूडेंट अपने यंग समय में देखे कि हमारी यूनिवर्सिटी में काम धीरे धीरे चलता है, तो उसमें उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र, भारत की पूर्व राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में बोलते हुए एक बात बोला है। तब बोले थे कि जितना पढ़ाई आप क्लासरूम में करोगे, आपकी प्राध्यापकों से सीखोगे, उससे ज्यादा पढ़ाई आपको उस कैंपस की कल्चर आपको देगा। कैंपस के एम्बियंस कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, स्थानीय समाज की स्वभाव क्या है, उससे आप भी प्रभावित होंगे। तब जाके आपकी स्टूडेंट्स लाइफ पूरा होती है, फुल साइकिल पूरा होती है। इसलिए अच्छे कैंपस बनना
आप सब स्टेट यूनिवर्सिटी हो, पहले यूजीसी ग्रांट के रूप में देता था, लेकिन अभी सरकार ने, भारत सरकार ने जो योजना बनाई, पहले उसको हम रूसा कहते थे, अभी हमने उसको ऊषा कहा। और आप लोग अन्य यूनिवर्सिटियों से प्रिविलेज हो और एलिट भी हो, और आपको कुछ, आपके साथ बैठ के कुछ क्राइटेरिया में आपको ये दायित्व दिया गया है। कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ सॉफ्ट कंपोनेंट उसमें लगाया जाएगा, कुछ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए आप एक्सपेंडिचर करोगे। मित्रों, परसों एक अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में हुई। मैं जो चर्चा हुआ विषय उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा 2-3 विषय मेरे मन में जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज की आवश्यकता क्या है और हमारी दायित्व क्या है। परसों जिस कॉन्फ्रेंस की मैंने उल्लेख कर रहा था, उस कॉन्फ्रेंस की नाम था युगम, कन्फ्लुएंस, सम्मिश्रण, युक्त किसी का। वो मंच था भारत की उद्योग जगत, भारत की एकेडमिया और भारत की पॉलिसी मेकर से तीनों मिलके एकत्रित होकर 2047 की लक्ष्य हमारे सामने है। भारत में आजादी को 78 इयर्स हो गया और 22 साल के बाद हम शताब्दी मनाएंगे। भारत में 20वीं सदी में यूनिवर्सिटियों की रोल क्या था? आप में से कुछ यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी उतने पुरानी ही होंगे। आप में से और कुछ यूनिवर्सिटी होंगे जो उतने पुरानी भी हैं। उस समय में आपकी कैंपस में क्या होता था? मेरे को आज आंध्र यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को यहाँ दिखते हुए मेरे मन में संतोष हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ। मैं कभी 80s में विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी की कैंपस में रहा था 2 दिन। तब भी उस यूनिवर्सिटी की एम्बियंस मेरे मन में उस एज में मेरे को आज तक पहुंचाने में कॉन्फिडेंस दिया था। मैं पढ़ा नहीं था आंध्र यूनिवर्सिटी में, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं उस परिसर में 2 दिन था। यूनिवर्सिटी की इतना पावरफुल और लॉन्ग स्टैंडिंग इंपैक्ट रहता है। पिछले 78 ईयर्स में, पोस्ट इंडिपेंडेंट ईयर या मैं 20th सेंचुरी की पूरा शताब्दी को कहूं, कई यूनिवर्सिटी आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बने थे। बीएचयू का उद्देश्य था देश में जब आजादी हो जाएगा तब हमारे देश में किस प्रकार के विद्यार्थी होनी चाहिए, नेतृत्व होनी चाहिए, उस उद्देश्य से बीएचयू बना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन इसलिए हुआ था, देश में राष्ट्रवाद बढ़े इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे अनेक स्टेट यूनिवर्सिटी की गठन होने की परंपरा उतनी महान और उतनी पुरानी है। आप उसकी नेतृत्व कर रहे हो। उस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया डेफिनेशन भी दिया। R&D कोई हम लोगों के लिए नया विषय नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको थोड़ा बदल के अभी सोचने की आवश्यकता है, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट। एंड की जगह पे फॉर को लाना पड़ेगा। समय के हिसाब से हमको बदलना पड़ता है। मित्र, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, आज हम 21st सेंचुरी में हैं और आने वाले दिनों में हमें और 22 साल के बाद हमारी, जब इस सेंचुरी के आधे तक हम पहुंचेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी कहां खड़ा हो रहा है उसको समीक्षा करने लायक हमारी आवश्यकता, हमारी प्लानिंग। समीक्षा क्या, हमको प्लानिंग करने की आवश्यकता है। शायद आप किसी को अभी अभी नियुक्ति हुआ तो 5 साल पूरा रहेंगे, कोई दूसरे टर्म पे जा रहे होंगे, या नहीं तो किसी की कार्यकाल समाप्ति की ओर से होगा या मध्यावधि होगा। लेकिन मित्रों, समय कितना हमारे हाथ में वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी दायित्व है हम आने वाले 25 साल की प्लानिंग कैसे करके जा रहे हैं। इसमें मेरू या उषा ये एक छोटी सी बूंद है, ये एक आर्घ्य है, छोटा सा चीज है। हमारे आइडिया क्या होता है,
क्यों प्रधानमंत्री ने रिसर्च फॉर डेवलपमेंट कहा? एनईपी की क्या क्या प्रायोरिटीज है? क्यों एक छोटी सी इनिशिएटिव लिया गया है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा? क्यों अपार आईडी बनाया जाएगा? क्यों स्किल डेवलपमेंट को एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, क्यों उसको कोर्स की मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा? आप सिर्फ आपकी कैंपस की लीडर्स नहीं हो, आपके पास आपकी एफिलिएटिंग कॉलेज की भी कैरिकुलम की दायित्व है, उसमें एकेडमिक क्वालिटी की जिम्मेवार आप भी हो। कभी कभी मैं इसलिए इस विषय को थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा, कभी स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग या कोई टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, हमें बताते हैं कि साहब ये थोड़ा यूजीसी से क्लैरिफिकेशन करवा दीजिए। मैंने यूजीसी के आर्ट को खुद एक बार पढ़ने का प्रयास किया। आप सब अपने राज्यों की विधानसभाओं में एनेक्टेड एक इंस्टीट्यूशन हो, आपको यूजीसी की मान्यता मिली है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी कैंपस में या आपके एफिलिएटिंग कॉलेज में कोर्सेज क्या होगा उसकी स्वतंत्रता आपके पास है। इसको आप लोगों को आज की आवश्यकता को देखते हुए और प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारी पुराने पढ़ाई की कोर्सेस, उसकी पेडागोजी, उसकी तरीके को बदलना पड़ेगा। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी की डिसरप्टिव स्पीड बहुत तेजी से चल रहा है। हमें खुद को इसमें पोजीशनिंग करना पड़ा, हम कहां खड़े हो रहे हैं। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की एक चुनौती को समझता हूं, रिसोर्स की, लेकिन उसमें हमको इनोवेटिव आइडियाज निकालनी पड़ेगी। भारत में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सारे चुनौतियों के साथ, मैं आपने जब चुनौती कहता हूं, अपने यूनिवर्सिटी की चुनौती को कहता हूं। हमारे हॉस्टल्स, हमारे फैकल्टीज की कैपेसिटी, हमारे फैकल्टी की नंबर, हमारे कोर्स की तरीके, ये सब मैं मिला के कह रहा हूं। तब भी भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम आने वाले 15, 20, 25 साल तक भारत दुनिया की शायद 1 या 2, मैं 3 नंबर नहीं कहता हूं, 1 और 2 स्तर पे पहुंचेंगे। कंपटीशन भारत, अमेरिका और चाइना के बीच में होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं हम किसी एक को तो पीछे रखेंगे, शायद एक भी हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ जो एडवांटेज है और जो एनईपी में जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाया है और देश की जो मूड बन रहा है, उसमें हमें जाना, हमको आगे जाना तय है। डेस्टाइन्ड टू मार्च अहेड एंड टू बी इन द नंबर 1 और 2। हमारा इकोनॉमी साइज $30 ट्रिलियन हो जाएगा। $30 ट्रिलियन होगा तो उसकी संबंध मेरे कैंपस में क्या होगा? मेरे कैंपस तैयार करेगा तो 30 ट्रिलियन होगा। मैंने मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में उस प्रकार की कोर्सेस में इन्विजनिंग करूंगा। मैं इस प्रकार की इंडस्ट्री एकेडमी नेटवर्क की प्लान करूंगा। मेरे पिछले 50-60 साल की जो एल्यूमिनी है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाऊंगा। मैं ग्लोबल नेटवर्क के साथ जुड़ने की तैयारी करूंगा। मेरे को इंटरनेशनलाइजेशन के लिए पहले कई प्रकार की चुनौती थी। आज टेक्नोलॉजी की एरा में इंटरनेशनलाइजेशन की ब्रिज बनाना इतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है। आज एनईपी ने कहा कि भारतीय भाषा को ही हम माध्यम बनाना। विशेष करके मैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें एक पैराडिम शिफ्ट करना है तो भारतीय भाषाओं को ही माध्यम बनानी पड़ेगी। हमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम एक अलाइन भाषा के माध्यम से, हम कोई बाहर से आए हुए हैं भाषा पे, हमें अंग्रेज से कोई परहेज नहीं है। हम तो मल्टी डिसिप्लिनरी जब कहते हैं, हम लैंग्वेज की मल्टी डिसिप्लिनरी भी कहना चाहेंगे। इफ्लू की वाइस चांसलर मेरे को
3-4 दिन पहले मिलने आए, मैंने कहा कि आप भले ही इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी की विषय है, आप सोचिए आने वाले 25-30 साल में भारत किन किन देशों से व्यवसाय करेगा और कौन कौन की देश के लोग भारत व्यवसाय करने आएंगे, उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करो, उसकी पढ़ाई शुरू करो। कोई स्ट्रैटेजिक देश चलती का नाम गाड़ी पे नहीं बैठ सकता है, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको जाके आपकी राज्य में, आपकी इकोनॉमी को, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, सोसाइटी की नेचर क्या है, ये भी कोई द्वंद्व में रहने की आवश्यकता नहीं कि क्या सिर्फ स्टेम एजुकेशन आगे बढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज की सिर्फ एक डिग्री के लिए हम पढ़ेंगे। मैंने इसे मानता हूं, सोसाइटी में जब अर्थनैतिक एम्पावरमेंट बढ़ेगी, ह्यूमैनिटीज की वैल्यू और बढ़ेगी। कोई भी साइंस अधूरा होगा जब तक उसमें ह्यूमैनिटी की कंपोनेंट नहीं रहेगा। मैं देखा कि आपकी कई यूनिवर्सिटियों में आपने फिजिक्स और म्यूजिक इकट्ठा पढ़ाने की प्लान किया है, यही इसी का नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी। एनईपी के सारे विषयों को इंप्लीमेंट शायद इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन क्या हम 1-2 वर्टिकल में अपना यूनिवर्सिटी में एक केस स्टडी करके मॉडल्स बनाए, राज्य की अन्य यूनिवर्सिटी, अन्य इंस्टीट्यूशंस उसको कॉपी कर पाए, हमको आदर्श माने। हमारी राज्य की जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन है, मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा, हमारी राज्यवारी, हमारी 36 यूनिट है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 36 यूनिट में भारत सरकार की शिक्षण संस्थान, राज्य की शिक्षण संस्थान और इन दिनों में अनेक प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी इमर्ज किए हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी इमर्ज किए हैं। उच्च शिक्षा जगत की जो 4 करोड़ बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इनकी संख्या ज्यादा होगी। आने वाले 25 साल में सिर्फ उनको डिग्री की चिंता मत करिए। हमारे यूनिवर्सिटी सिर्फ एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन में सीमित ना रहे, हमारी यूनिवर्सिटी कॉम्पिटेंस डेवलप करने की एक प्लेटफॉर्म बने। कैसे करोगे, इसके आइडिया आपके पास पर्याप्त है। इसमें पॉलिसी की और क्या आवश्यकता है, हमारी यूजीसी, भारत सरकार, एआईसीटी, ये सारे में आपके साथ खड़े हैं। एक गुणात्मक शिक्षा को एक स्तर तक ले आने के लिए हम सब की एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैंने इन दिनों में देखा यूजीसी के नेतृत्व में जोनल वाइज एनईपी इंप्लीमेंटेशन की वर्कशॉप सब हुए हैं। इसकी गति और बढ़ानी पड़ेगी। विषय स्पेसिफिक वर्कशॉप को भी करनी पड़ेगी और वर्कशॉप में 2 वे होने की आवश्यकता है। जिससे मेरे को अच्छा लगा, यहां कहा गया लगभग सभी ने पार्टिसिपेट किया और आपकी जो प्रेजेंटेशन 5 की हुई, यह उसकी प्रमाण था। मैं आपको इस वर्कशॉप के लिए फिर एक बार बधाई देता हूं। हमें जीआर बढ़ानी है, हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, हमें नए आइडियाज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, हमको स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देना है। अगर मदन मोहन मालवीय जी शताब्दी पहले, 100 साल पहले समाज के संग्रह करके एक इंस्टीट्यूशन बनाए, सरकार तो आपके साथ है और आपकी जो ब्रांड है, आप लोगों की जो परिचय है और आप लोगों की जो रुतबा है समाज में, ये अपने आप में पर्याप्त है। ये सारे को थोड़ा पे कमीशन, राइट्स, ग्रांट्स, इससे थोड़ा बाहर आइए। ये सब होते रहेगा, ये सब होते रहेगा। आप गुरु हो, आप लीडर हो, अगर उसी में उलझे रहोगे तो इसके कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसे बाहर आके थोड़ा बिग पिक्चर को देखोगे, मालवीय जी को याद करोगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि भाई मेरे भी तो कुछ भूमिका है। सिर्फ
मटेरियल चीजों में कोई इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ नहीं होती है। कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसे है, एम्बियंस कैसे है, समरसता कैसे है, गवर्नेंस कैसे है, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक तरीका होता है। उस प्रोसेस को, उस परंपरा को सम्मान कैसे दिया जाता है, एकेडमिक एक्टिविटीज क्या हो रहा है, नई नई चिंता भी आ रही है, ड्रग्स एक चिंता बनी हुई है, समाज में एस्पिरेशन एक पूंजी है, एस्पिरेशन को पॉजिटिव तरीके में लगाओ तो रॉकेट जैसे काम कर सकता है, एस्पिरेशन को अगर डायरेक्शनलेस हो तो चिंता करने लायक विषय है। यह सारा विषय के दायित्व माननीय वाइस चांसलर के पास है। मल्टीडिसिप्लिनरी सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट की कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं है, दो यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं है, दो कल्चर की अप्रोच है। ये सारा विषय पे आप निश्चित रूप में इस 2 दिन में अनेक विषय चर्चा किए होंगे। मैं अनायास 2-4 विषय मेरे मन में आया, मैं आपके सामने शेयर किया। आने वाले दिनों में फिर हम ऐसे मिलते रहेंगे और हमारी देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और व्यवस्थित करेंगे। उसी अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद।